नामो नसब जमीन के नस्लों में बढ़ गए, आदम के बेटे कितने कबीलों में बढ़ गए। आगे आए हैं जब से इमामत के मसले, आगे आए हैं जब से इमामत के मसले, शिजरे हमारे कितने मरहलों में बढ़ गए। देख किस तरह से कौम को इल्जाम गुमराही, देख किस तरह से कौम को इल्जाम गुमराही, जब रहनुमा ही कौम के फिरकों में बढ़ गए, जब रहनुमा ही कौम के फिरकों में बढ़ गए। जो हम जिनसे उम्मीद करते हैं कि जो हमारी रहनुमाई करेंगे, वो अपनी मफाद के लिए अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए हैं और आज इल्जाम लगाते हैं कि कौम में इत्तेहाद नहीं है, कौम मुत्तहिद नहीं है, कौम एकजुट नहीं है, कौम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है। अरे ये कौम के 56 टुकड़े करने का काम इन्हीं रहनुमाओं ने किया है, इन्हीं सियासतदानों ने किया है। उसका ही नतीजा है कि आज कौम बटी हुई है। ये शायर अपना दर्द इन अशार के जरिए रखना चाहता है। यहाँ स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा हमारे मार्गदर्शक आम आदमी पार्टी के ग्रामीण शहर के कोऑर्डिनेटर जिम्मेदार मोहन पाटिल उमरेकर साहब, जिन्होंने अपनी ताउम्र किसानों की आवाज बुलंद करने में लगाई और कंधार लोहा मतदार संघ से लेके पूरा नांदेड़ और मराठवाड़ा में अपने उम्र के 40 साल इन्होंने किसानों को जोड़ने और उनकी लड़ाई लड़ने में लड़ाई है। मुझे बहुत फख्र है कि आज आम आदमी पार्टी में हमें गाइड करने के लिए ऐसे बुजुर्ग लीडर हमारी ताकत बढ़ाने के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। मेरी बहन सरोजताई पेठे, जिन्होंने अभी अपने आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया है, वो नांदेड़ शहर के, इस शहर के डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार है, कोऑर्डिनेटर है और एक औरत होते हुए भी अपनी नौकरी करते हुए, अपना घर संभालते हुए सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए नाइंसाफी के खिलाफ उठकर खड़ने के लिए, लड़ने के लिए ये मेरी बहन आज रास्तों पे उतरती है। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूं। जिनको हमने चुनकर दिया, उनके घरों के चक्कर काटे, चक्कर पे चक्कर काटने के बाद, छोटे से लेके बड़े अफसर तक जाने के बाद फिर भी अपने गली मोहल्ले के मसले हल नहीं हुए। इससे परेशान होकर, एकजुट होकर इन बेईमानों के खिलाफ लड़ने के लिए ईमानदार ताकत की तलाश में एक साथ आकर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए देशमुख कॉलोनी के जिम्मेदार वसीम साहब और इन सबको रहनुमाई करते हुए एडवोकेट शेख बिलाल साहब, जावेद हाशमी साहब और पूरी टीम की, शायद मैं सबके नाम लूं तो मुझे 20 मिनट ही बचे हैं बात रखने के लिए और कुछ चीजें आपके सामने मैं लाना चाहता हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। मेरे टीम के कुछ नाम यहाँ जरूर छूट रहे हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम वो नाम यहाँ पे आपके सामने जरूर रखेंगे। साथियों, अभी आपको पता चला कि पिछले 11 दिन से देगलूर नाके के पास में अलग अलग जगह पे आपकी दस्तखतें ली जा रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले अगर आपकी याददाश्त आपको साथ दे रही है, यहाँ आतराफ के सभी होटल दुकानदार भाई, ये सब की याददाश्त के हिसाब से अगर आप याद करो, आज से ठीक 1 साल पहले इसी देगलूर नाके के चौरस्ते पर एक ऐसी ही दस्तखती मुहिम सारे दिन चली थी। आज से 1 साल पहले इसी वक्त, इसी स्टेज के ऊपर, इसी जगह पर आप लोगों के सामने हमने खिताब करके आपके देगलूर नाके के मसले मसाइलों के ऊपर आवाज बुलंद की थी। तब हमको यहाँ के लोगों ने, नागरिकों ने, आवाम ने बहुत बेहतरीन उम्दा तरीके से साथ दिया और 5000 दस्तखतों का एक मेमोरेंडम लेके उस वक्त के जिलाधिकारी धीरज कुमार साहब को हमने प्रेशराइज किया कि 5000 लोगों की रहनुमाई हम करने वाले हैं। जब तक बल्दिया के कॉरपोरेशन के कमिश्नर से लेके जोनल ऑफिसर यहाँ नहीं आएंगे, हम तब तक ये मेमोरेंडम नहीं देंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं उस बहादुर कलेक्टर को, धीरज कुमार साहब को। उन्होंने पूरी बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरफ बिठा दिया और हमारे आम आदमी पार्टी के साथियों को एक तरफ बिठाकर अपनी सदारत में मीटिंग ली। हमने कलेक्टर साहब के सामने कहा कि ये जो रेलवे स्टेशन से बाफना तक आपने रोड बना दिया, उसी के साथ में 1 साल पहले ही ये रोड खुतबे नगर कमान तक मुकम्मल होना चाहिए था, क्योंकि
ये रोड के दो टुकड़े नहीं है। रेलवे स्टेशन ते खुतबी नगर कमान ये एक ही टुकड़ा है, एक ही रोड है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही टेंडर है। लेकिन एक साल पहले रेलवे स्टेशन से बाफना टी पॉइंट का रास्ता बन गया और एक साल हो गया बाफना टी पॉइंट से खुतबी नगर तक ये रास्ता नहीं बन रहा है। हमने कहा कि हमको ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे जितनी भी पार्टी के कॉर्पोरेटर चुन के आए हैं, ये एक साल से इस रास्ते का काम रोकने का काम ये कॉर्पोरेटर ने किया है। कानूनन दिखावे के लिए एक कोई कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन उसको काम नहीं करने देते। उसको बोलते हैं मेरे घर में 2 नगर सेवक है, मेरा इतना टुकड़ा का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मैं अमके पोस्ट पे हूँ, मैं महापौर हूँ, मैं ये सभापति हूँ, मैं ये रहा हूँ, मैं वो हूँ, मुझे इतने टुकड़े का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। आपस की गुत्तेदारी के झगड़ों में ये रोड का काम पूरे 1 साल तक ये नगर सेवक, इनको नगर सेवक कहना, नगर सेवक के सेवक अल्फाज की इंसल्ट होगी। सेवक यानी खादिम, खिदमत करने वाला, और ये नगर के खादिम खिदमत करने वाले नहीं है, ये गुत्तेदारा है। और ये गुत्तेदारी के नाद में आपके ये रोड का काम 1 साल तक बंद कराया था ये लोगों ने। जब यहाँ पर स्टेज से बात हुई, आवाज उठाई, जब कलेक्टर साहब के सामने बात हुई और हमने ये सच्चाई सामने रखी, तब कलेक्टर साहब ने ऑर्डर दिया था कि मुझे कुछ नहीं मालूम, सबसे पहले चौरस्ते तक का काम 26 जनवरी के पहले पूरा होना चाहिए और चौरस्ते से खुतबी नगर का काम 15 फरवरी तक दोनों लेयर डाल के मजबूती के साथ होना चाहिए। पूरा वहां का जितना भी पेंडिंग इश्यूज है ड्रेनेज के, वो मुकम्मल होने चाहिए। इसके अलावा जो हेवी व्हीकल है, जो ट्रक है, जो बसेस है, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। और वो बंद करने के लिए भी उन्होंने उपायुक्त रत्नाकर वाघमारे साहब ने कलेक्टर साहब के सामने वादा किया था, साहब हमको 4 महीने का टाइम दो, हम पहले रोड बना लेते, फरवरी तक 15 से 25 फरवरी के बीच रोड कंप्लीट कर लेते, उसके बाद हॉकरों को हॉकर जोन दे देते, ऑटो चलाने वाले हमारे गरीब मेहनतकश भाइयों को ऑटो का स्टॉप देते। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई ये गाड़ा लगा के सब्जी फल बेचने वाले क्यों सब्जी फल बेच रहे, भाई क्यों बेच रहे हैं? आपको लगता होगा कि सब्जी फल बेचने वाले अनपढ़ रहते, पढ़ाई नहीं करते, नौकरी नहीं कर सकते, इसलिए वो सब्जी फल बेचते हैं या गाड़ा लगाते हैं। अभी इस वक्त आपके बीच में मैं सब्जी बेचने वाले ऐसे साथियों को पेश कर सकता हूं जिन्होंने डबल डिग्री की है और लॉ कॉलेज से लॉ करके अभी वो पीजी के लिए एडमिशन लेके रखे हुए। ये गाड़े वाले पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरियां नहीं है, ये गाड़े वाले पढ़े हुए हैं लेकिन कर्ज नहीं है, बैंक लोन नहीं देती है इनको, नौकरियां नहीं है, लोन नहीं है, प्राइवेट दुकानों में काम नहीं देते, तो फिर चोरी डकैती करने की बजाय हक और ईमानदारी की खाने की नीयत होने से ये अपने मेहनत की खाते हैं, इसलिए गाड़ा लगाते हैं, इसलिए ऑटो चलाते हैं। और ये मेहनत कश है, ये ईमान वाले हैं, ये ईमानदार है, तो ये बेईमान इन ईमानदारों का गला घोटने का काम करते हैं। आज तक उन्होंने ऑटो स्टॉप नहीं दिया, आज तक आपके पास देखो ऑटो स्टॉप नहीं दिया। जब आप रास्ते से गुजर रहे, ट्रैफिक जाम हो गई, आप भी 2 गालियां निकालते, ये गाड़े वाले बीच में जा रहे, ये ऑटो वाले बीच में जा रहे। अरे भाई उनको उनके हक की जगह दे दो ना। हम कई बार बोल रहे हैं कि पुलिस चौकी के पास वहां पे पूरी गंदगी हुई है, ये लाइन से बरकत कॉम्प्लेक्स तक पूरे गाड़े वालों को जगह दे दो, एक भी गाड़े वाला चौरस्ते पे नहीं आएगा, हम गारंटी देते हैं। ये हम 6 साल से बोल रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? चौकी से आगे पूरा बड़ा की बड़ा फुटपाथ है, इतना बड़ा फुटपाथ रेलवे स्टेशन से वाजेगांव तक कहीं नहीं दिखेगा, इतना बड़ा फुटपाथ है, वहां गंदगी है और उसके आगे वो बोल रहे ट्रैफिक जाम होती, वहां नहीं दे सकते। साथियों एक दिन बताओ जिस दिन वो फुटपाथ के बाहर 2-2, 3-3 ट्रक एक के बाजू एक खड़े हुए नहीं रहते, ऐसा एक दिन नहीं है। ट्रक खड़े हुए चलते लेकिन गाड़ी वाले फुटपाथ पे बैठा ले उनको नहीं चलते। इस तरीके का यहाँ पे बेईमानों का पूरा राज चल रहा है। प्रशासन बेईमान है, चुन के गए वाले नगर सेवक का बेईमान है, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी थोड़ी कर रहे। चुन के आए, आपसे वोट लिए ना, क्या बोल के वोट लिए कि मैं गुत्तेदारी करना चाह रहा हूं, मेरे को चुन के, तो ऐसा बोले थे क्या? कोई यहाँ पे बता देना भाई, आपके पास इलेक्शन में एक तो भी नगर सेवक के उम्मीदवार ने ये बात कही थी क्या कि साहब मैं वोट मांगने को क्या कहा,
मैं तुम्हारे काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत के बच्चों के लिए अच्छा मदरसा देना चाहता हूँ, मैं आपके बच्चों के लिए ईमानदार बोल सकते क्या? ये ईमानदार हो सकते क्या? ये पूरे बेईमानों का राज है। इसलिए मुंह डाले, 1000 बोरवेल के पैसे उठाए, 300 बोरवेल बनाए, 700 बोरवेल गायब करे, वो तो भी जरा अच्छा लगता। पानी में मुंह मारे, पानी में मुंह मारे थे, लेकिन अब कहां मुंह मार रहे? 22,000 संडास में भी मुंह मार रहे, इतने जमीन हो गए हैं। अरे कम से कम गिलाजत वाले लफ्ज क्यों तो इज्जत करो। 22,000 संडासों को 150 के कुत्ते निकाल के परसेंटेज और था। कोई बोल देना कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपको हम दावा करते हैं कि हम जब खड़े रह के बात करते हैं, खास तौर से जनता के सामने, हम कलेक्टर, कमिश्नर, महापौर, महापौर को नहीं गिनते, क्योंकि वो गुलाम है जनता के और राजा ये जनता है। हम जनता के सामने, लोगों के सामने जब खड़े रहते हैं तो पूरी ईमानदारी से बात रखते हैं, पूरी सच्चाई के साथ बात रखते हैं, पूरे सबूत के साथ बात रखते हैं। आप लोगों को खुश करने के लिए जब हमने थोड़ी बेदारी की और पूछा, JNN में 7 फ्लाईओवर बनाए जहां ट्रैफिक नहीं है, वहां पुल बन गया। आप जाके देखो, अनुराधा पैलेस होटल के पास रास्ते के नीचे से, ट्रेन के नीचे से जाने वाला पुल है, यानी वो ट्रेन के नीचे से पुल जाता, वो पुल के ऊपर से ट्रेन जाती, ट्रेन के ऊपर से भी पुल जाता, और वो पुल पे से गाड़ियां भी नहीं रहती, खाली पुल बनने वाला है, कोई चाहते नहीं। सही है कि गलत है? सही बात है कि नहीं है? आप देखे ना वहां जाके, पुल के नीचे पुल, पुल के ऊपर पुल, जरूरत है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन यहाँ 19 लोगों ने जान गंवाई है। 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ये ट्रक और बस के हादसों में। 19 लोगों की जाने जाने के बावजूद यहाँ के रहनुमा, यहाँ के लीडर, कोई भी पार्टी के हो, इन्होंने साथ में ये नहीं बोले साहब अनुराधा पैलेस को तो नीचे वाला पुल है, हमको ऊपर का एक पुल दे दो, वो नहीं दिए। जब बच्चे वाला फंड खाने को कुछ ही नहीं मिला तो ये कागज का पुल ला लिए और आपकी अड़चन बढ़ाने का काम कर दिए। अब पुल तो दिए ना हमने तुमको, ये पुल दिए तुम्हारे को, देखो। और इतना खिलवाड़ करने के बाद भी हमको गुस्सा नहीं आता। ये हमारा जुर्म है, ये गुनाह है कि नाइंसाफी के खिलाफ हमको गुस्सा नहीं आता। तुमको गुस्सा नहीं आता, इसलिए ये इनकी बेईमानियों की दुकान बढ़ाते ही जा रहे हैं। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, अब 15-25 फ्लोर तक इनकी बेईमानी की बिल्डिंगें बन गई। आपको गुस्सा अगर नहीं आएगा तो आपकी झोपड़ियां भी ये नहीं रखेंगे, क्योंकि BSUP के जितने काम हुए हैं, हर काम में सरकार का तो पैसा खाए, टैक्स का, कॉर्पोरेशन का पैसा खाए। 3,000 की पावती देने के लिए 23,000 रुपए नगर सेवकों ने लोगों से लिए। ये बात सही है कि नहीं है? BSUP बने हुए लोगों को जाके पूछो, मैं सही कह रहा हूं ना साहब? ये सही है कि नहीं है? अरे आम आदमी झोपड़ी में रहने वाले से 20,000 रुपए तक तुम नहीं छोड़ते, कौन सा ईमान है रे भाई तुम्हारा? उनको तो छोड़ो, लेकिन अब लग रहा है इनको कैसे छोड़ेंगे। इन्होंने पानी को नहीं छोड़े, उन्होंने पानी के बाद 22,000 संडासों को नहीं छोड़ रहे, तो फिर गरीबों का खून कैसा छोड़ेंगे भाई? वो भी चूसने का काम कर रहे। आज यहाँ पे पुल होना, ये जब बेदारी यहाँ फैलाई, अखबार में आ गया, महाराष्ट्र शासनानं देगलूर नाक्याला 56 कोटीचा पुल पास किया। ये मैंने आपको कह रहा हूँ 1-1.5 साल पहले की बात है। बड़े 56 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, पुल बनने वाला है, पुल आ रहा। अब हम बोले कि भाई क्या आ रहा, कि कैसा आ रहा, कि कितने जल्दी बन जाता, कि कोई तो जिन्नत आगे बना दी क्या है कि रातों रात ऐसा पुल आ रहा चर्चा चली। बाद में ना वो पुल है, ना पुल लाने वाला रहा, ना उसका नाम और निशान नहीं रहा। अब पुल का फंड आया, गया या बचा या नहीं आया, कोई जवाब देने वाली नहीं है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। 19 लोगों की जाने गई है और हम खामोश है। ये लोग खामोश है, इसके खिलाफ में हमारा ज़मीर का वारा नहीं किया। हम सब लोगों ने सोचा कि अब 1 दिन की नहीं तो हम 15 दिन की मुहिम चलाएंगे। गली गली पे सिग्नेचर लिए, आप में से कई लोगों ने दस्तखत किए होंगे। क्यों भाई दस्तखत किए है कि नहीं किया? आप लोगों ने
किए हैं ना? आप में से कई लोगों ने दस्तखत किए हैं, आप इस लड़ाई में शामिल हो गए। और आपको हम वादा करते हैं कि जब तक यहाँ पे हेवी गाड़ियां बंद नहीं होगी, हम ये लड़ाई को नहीं छोड़ने वाले। अगर 25 तारीख को 25 जनवरी को हम कलेक्टर ऑफिस पे 2 बजे जोहर के बाद से 5 बजे तक धरना देंगे, और वो धरना देने के बाद हम वहां कलेक्टर साहब को निवेदन देके बोलेंगे, कलेक्टर साहब, पिछले साल उपायुक्त रत्नाकर वाघमारे साहब ने कहा था 4 महीने के अंदर हम हेवी गाड़ियां आना बंद कर देंगे। और वो 4 महीने का टाइम हमने क्यों दिया मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि इधर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास एक आधा ट्रक है, कोई 1-2 ट्रक वाले लोग भी मुकामी हैं, और वो बेचारे गरीब लोग हैं। अब गरीब है तो ट्रक लिए, बहरहाल चलो वो ट्रक लिए, ट्रक वालों को जगह नहीं है लगाने को, तो फिर वो डायरेक्ट गाँव में नहीं लेंगे तो क्या करेंगे साहब? हम बोले ठीक है भाई, ये गरीबों को ट्रक को जगह लगाने के लिए आप यहाँ पे लगा के 19 लोगों की जान लेने के बजाय वाजे गाँव के पहले एक आधा खेत खरीदो और वहां उनको अलर्ट करो और बोलो रोज का 500 रुपए ट्रक का दो, किराया लो, सिक्योरिटी दो। ये सब हमने आइडिया देने के बाद उन्होंने कहा हम ऐसा करने वाले हैं, 4 महीने का टाइम दो, हम एक वॉल कंपाउंड बनाएंगे और गरीबों के ट्रक रखने के लिए वहां पे एक अच्छा पार्किंग बनाएंगे, गरीबों से 500 रुपए लेके उनका ट्रक रखेंगे, हिफाजत करेंगे, तो ट्रक नाके को आएगा नहीं। ये वजह थी कि हमने 4 महीने का वक्त दिया। लेकिन 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब तक नहीं हुआ। इसलिए अब हम कमिश्नर साहब को और कलेक्टर साहब को बोलने वाले कि साहब, अब हमको तो कलेक्टर के और कमिश्नर जैसे अहदों पे भरोसा नहीं रहा, फिर भी हम दिल बड़ा करते, हम आपको 1 महीने का या ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का टाइम दे रहे हैं। 1.5 महीने के अंदर यहाँ से अगर बड़ी गाड़ी आना बंद नहीं हुई तो ये बड़ी गाड़ियां रोकने का काम देगलूर नाके के ये नौजवान और ये आवाम करेगी, ये जनता करेगी। हम वो जनता के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको जेल जाना पड़े या हमारी जान जाए, लेकिन किसी मासूम इंसान की, किसी हमारे बुजुर्ग की, किसी हमारे नौजवान की, किसी हमारी माँ बहन की, किसी हमारे बच्चे की जान ये चौरस्ते पे एक्सीडेंट में नहीं जानी चाहिए, चाहे हमारी जान रहे या न रहे। लेकिन हम 1.5 महीने के बाद इस चौरस्ते से ना कोई ट्रक जाने देंगे, ना कोई बस जाने देंगे, चाहे वो ट्रक किसी गरीब का हो या किसी तिस्मार खां का हो, वो ट्रक ये चौरस्ते पे नहीं जाएगा। और इसके लिए हमको आपके ताकत की जरूरत है, इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है, ये मफाद वालों से चिढ़कर गुस्सा आया, इसलिए कुछ नौजवान यहाँ पे एकजुट हुए हैं। हम यहाँ पे गली गली घूम रहे हैं और पिछले 15 दिनों से कांग्रेस के पूरे मुस्लिम नगर सेवक, 15 दिनों से कांग्रेस के पूरे मुस्लिम लीडर, माइनॉरिटी के लीडर, इंटेलेक्चुअल लीडर, और ये सब एकजुट होके पिछले 15 दिन से मीटिंग कर रहे, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे, रोज मीटिंग हो रहे, 2-2 दिन को मीटिंग हो रहे, होटल में हो रहे, खाने के साथ हो रहे, चाय के साथ हो रहे, पीने के साथ हो रहे मीटिंग। हमको लगा भाई ये इतनी मीटिंग कर रहे, अपन सिग्नेचर कैंप चल रहा तो उनको लगाऊंगा। आम आदमी पार्टी ने आवाम को बेदार कर दिया, ट्रक नहीं आना बोल के फिक्र में वो मीटिंग ले रहे होंगे। लेकिन मेरे को परसों पता चला कि वो 15 दिन की मीटिंग किस लिए हो रही मालूम है ताई? वो इसलिए हो रहे हैं क्या वो पिछले साल एमएलसी बनाता हूं बोल के चॉकलेट देने का, गाजर देने का काम अशोक चौहान ने करे थे। पिछले चुनाव में टिकट मांगने को गए थे सत्तार भाई, मेरे को विधानसभा का टिकट दो बोल के, नहीं दिया उनको। बोले अरे मुसलमान चुन के नहीं आता, मुसलमान चुन के नहीं आता बोले, और तेरे को मैं तू होम सेट को चुन के ला, मैं तेरे को एमएलसी बनाता हूँ। उलेमा इकराम के सामने वादा किए थे, कई उलेमा ने बोले ऐसा बोले थे उन्होंने, और फिर सत्तार में पूरी मेहनत कर करके सब कुछ जोड़ जोड़ के चुन के लाए होम सेट को, होम सेट चुन के आ गए। अब आया एमएलसी का टाइम और तब सब वापस गए। तो बोल रहे भाई क्या जरूरत है तुमको, हम ये बनाए वो बनाए, बस होगा बोल रहे आप, एमएलसी की जरूरत नहीं है। बाद में बोले नहीं बनाना पड़ता, अच्छा दे दो। फिर दूसरे आए बोले मेरे को दो, बोले तेरे को भी दे दो। तीसरे आए बोले मेरे को दो, तेरे को भी दे दो। और फिर तीनों को बुला के बोले आपस में तय करो किसको होना, तब तक मैं राजूर कर को दे रहा हूँ। अब इन्हों को एमएलए रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री तक रहे। अब सब आदर्श होने के बाद, नया आदर्श होने के बाद साले को फ्लैटा दे दिए फुकट में।
गरीब होंगे, साड़ू गरीब होगा अशोकराव चौहान साहब का, साला गरीब होगा। गरीबों को बेचारों को घर दिए उन्होंने, कहाँ दिए? आदर्श बिल्डिंग में। एक घर कितने का? 50 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ के बंगले रहते वहां पे, वो 2 करोड़ों का गरीबों को घर दिए, साड़ू को साले को दे दिए। अब वो दिख गया, टीवी पे आ गया और वो गरीब सामने आ गए तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से बोले उतरो 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 उतरो, नीचे उतार। और बोले ये नैतिकता नहीं है बोले कांग्रेस में, ऐसे आदमी को उतरो उतरो बोल के उतार देते, उतार दिए। अब क्या आ गए घर को, अब कहीं पूछने नहीं तो भी नांदेड़ की आवाम ने नहीं बोलेंगे, हम आवाम की मजबूरी थी। वो लोग जो अशोक चौहान को गालियां दे दे के नांदेड़ में दाखिल हुए, वो लोग जो कांग्रेस को गाली दे दे के चुन के आए, वो लोग जो कांग्रेस के खिलाफ अपने आप को पेश किए, वो लोगों ने लोकसभा में तय करे हमने अशोक राव के इतने नगर सेवक गिरा दिए, इतने जगह अपनी इतने चुन के लाए। अब अशोक राव साहब की ताकत कम हो गई, अब आदर्श से भी नीचे नीचे उतर गए, अब इनको कुछ तो भी होना बोल के उन्होंने, उनके पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ाई और टिकट नहीं देने से मुसलमानों को ऑप्शन नहीं था, और वो ऑप्शन नहीं होने से सिर्फ और सिर्फ नांदेड़ जिले के मुस्लिम वोटों के बल पे मुख्यमंत्री से घर को आए वाले अशोक चौहान फिर खासदार बन गए, फिर खासदार बन गए। आप खुद खासदार बन गए तो भोकर की सीट खाली हो गई, फिर लगा कि कोई अच्छे आदमी को देंगे। भोकर में इलेक्शन, आमदार की इलेक्शन आए तो वहां पे कोई कार्यकर्ता को नहीं दिए, किसको दिए टिकट? किसको दिए? भाभी को, खुद के टीवी को। अब साहब एमपी बन गए, भाभी आमदार बन गए, फिर लगा कि चलो भाई आप एमएलसी तो भी आप 70 को बनेंगे, एक और कुछ को बनेंगे, 3 टन से झगड़ने वाले किसको तो बनेंगे। लेकिन साहब खासदार बन गए, बीवी आमदार बन गई, और फिर एमएलसी का टिकट किसको दे कि चुना के लाए? अमर राजूरकर को। अमर राजूरकर कौन? उनके पीए है, सेवक है उनके, उनको चुना के ला लिए। फिर आए इलेक्शन आमदार की के, अब भोकर में भाभी को, तो नांदेड़ में एक तो भी मुसलमान को देंगे, सब खावा देख रहे। और फिर किसको दिए टिकट? बुला के कोकन से आए वाले टीपी सावंत साहब को। कोकन के उन्होंने, नांदेड़ के नहीं है, वो उनके बम्बई में कॉलेज में पढ़ते थे। कोकन से आए वाले टीपी सावंत साहब को। सवाल ये है हमारा, नांदेड़ में 20-20 साल से, 30-30 साल से, 40-40 साल से कांग्रेस की एक निष्ठ खिदमत करने वाले एक भी काबिल हिंदू मुस्लिम नहीं था क्या, जिसको नांदेड़ के मुकामी आदमी को नांदेड़ का आमदार बनाते? कोकन से आए वाले अपने दोस्त को टिकट दे दिए, जो यहाँ पे शारदा भवन सोसाइटी के अंदर उनके मुलाजिम थे, और साहब भी खासदार बन गए, बीवी भी आमदार बन गई, और उनकी सेवा करने वाले भी एमएलसी बन गए, आमदार बन गए। और ये लोगों के हाथ में क्या रहा? गांजर की पुंगी। गांजर की पुंगी बहुत अच्छी रहती, बजाओ फू फू नहीं बजी, चबा के खा लो। और ये लोगों ने गांजर के पुंगिया चबा के खाए। कभी कभी गांजर के पुंगी को महापौर का पद भी बोलते, महापौर का पद भी एक गाजर की पुंगी रहता। एमएलसी नहीं बनाने का तो महापौर का गाजर दे दो, वो चबा के खिला दो। तो अब ये राज नांदेड़ में साहब, बीवी और गुलाम, नांदेड़ की राजनीति कांग्रेस की साहब बीबी और गुलाम की राजनीति है। साहब बीबी गुलाम राज करेंगे, आपसे खाली क्या करेंगे? फ्लेक्स के बोर्ड पे फोटो छाप देंगे, हमारे बच्चे भी खुश, ये देख मेरी फोटो है, अरे वो मेरी है, अरे खुद को पहचानने नहीं जा रही, उसको बोलो वो मैं छूं, इतनी सी फोटो, और वो फोटो देख के खुश हो गए। ये सियासत हमको बदलनी होगी, हमको बेईमानों का राज बदलना होगा। और इनको एमएलसी की जरूरत क्या है, मैं सवाल पूछता हूँ। ये वो शख्स को हिंदू वोट दे के चुना के लाते थे, और मुसलमान देश पांडे नाम के आदमी को चुना के लाते थे। ये वो नांदेड़ है जहाँ गंगा जमनी संस्कृति है, ये वो नांदेड़ है जहाँ हिंदू मुस्लिम में कभी नफरत नहीं थी, हिंदू मुस्लिम एकजुट थी, एक साथ थी। लेकिन देश पांडे साहब को कौन वोट दे के चुना के लाए, और पूरे मुसलमान वीडी देश पांडे साहब को आमदार बनाए। ये चर्चा पूरे महाराष्ट्र में थी। फिर उसके बाद इलेक्शन में फारूक पाशा को कौन चुन के लाए, अरे फारूक पाशा को पूरे हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने, मराठों ने वोट दे के चुन के लाए। ये चर्चा अखबारों में चलती थी। मेरे बुजुर्गों, ये सही है कि गलत है? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं?
सही बात है ना? आप गवाह इस बात के। ये देखो, ये हमारे बुजुर्ग मान रहे हैं कि ये नांदेड़ में मुसलमान को हिंदू वोट देता था। ये नांदेड़ के अंदर हमारे हिंदू भाई को मुसलमान वोट दे के चुन के लाते थे, और आज अशोक चौहान कहते हैं कि मुसलमान को टिकट नहीं दे सकते क्योंकि मुसलमान चुन के नहीं आता, मुसलमान को हिंदू वोट नहीं देता। तो शंकरराव चौहान साहब के जमाने में अशोक चौहान से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे वालिद के, तुम्हारे बाप के दौर में जो वीडी देशपांडे को मुसलमान और जो फारूक पाशा को हिंदू वोट देते थे, तो वो मोहब्बत के दरिया, भाईचारे की फिजा को खराब करने के लिए जिम्मेदार अशोक चौहान खुद है कि नहीं है? 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से अशोक चौहान ने नांदेड़ की बागडोर संभाली है। ये 40 साल हो गए, आज तक किसी मुसलमान को सादा टिकट देने का काम अशोक चौहान ने नहीं किया है। ये हकीकत है कि सबसे ज्यादा नफरत अशोक चौहान ने नांदेड़ में फैलाई है और हिंदू मुसलमानों में फूट डालने का काम किया है। हमको ये फूट डालने वाले, नफरत की सियासत करने वालों को सबक सिखाना है। धर्म, मजहब और जात के, भाषा, प्रांत के नाम पे नहीं, तो संविधान के हकूक, हक के बल पर एकजुट होकर, हमको मुत्तहिद होकर हमारी लड़ाई लड़नी होगी। अरे ईमान वाले हो, तुम ईमान वाले हो, मुजाहिद हो, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाले हो। कोई हिंदू भाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि वो भी इंसाफ पसंद होता है। कभी कोई हिंदू भाई इंसाफ पसंद है तो कोई मुसलमान उसका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना ये दुनिया का हर धर्म कहता है, हर मजहब कहता है कि नाइंसाफी करने वाले से ज्यादा नाइंसाफी सहना जुर्म है। और ये जुर्म करने की बजाय नाइंसाफी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम बाजू रखो। इंसाफ और नाइंसाफी, सच और झूठ, ईमान और बेईमानी, इसके लिए एकजुट होना है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो।